हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो इससे पहले हम दो पार्ट्स डिस्कस कर चुके हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के। फर्स्ट में हमने रो इक्लन फॉर्म, रो रिड्यूस्ड इक्लन फॉर्म के बारे में देखा। सेकंड पार्ट में हमने जब हमारे पास कोएफिशिएंट मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स बन रही हो, यानी कि नंबर ऑफ इक्वेशंस हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल हो, तब हम कैसे सिस्टम के साथ डील करेंगे, क्या क्या केसेस बनते हैं वो हमने देखा। आज हम देखेंगे जब हमारे सिस्टम में नंबर ऑफ इक्वेशंस ज़्यादा हो नंबर ऑफ वेरिएबल से, पहला केस, या फिर नंबर ऑफ इक्वेशंस कम हो नंबर ऑफ वेरिएबल से, दूसरा केस। तो ये दो केस के साथ आज हम डिस्कस करेंगे और सारे केसेस हम देखेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, कब यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन या नो सोल्यूशन की कंडीशन आती है हमारे पास। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम केस लेकर चलते हैं वेयर नंबर ऑफ इक्वेशंस हमारे पास ज़्यादा हैं नंबर ऑफ वेरिएबल्स से। इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी है इसमें, यहाँ पर ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, यहाँ पर इक्वेशन हमारी m है। कितनी इक्वेशन है हमारे पास, m इक्वेशन है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि m बड़ा है n से, यानी कि जब हम इसकी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे तो उसमें क्या आएगा, नंबर ऑफ रोज ज्यादा है नंबर ऑफ कॉलम्स से। ठीक है, अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, अगर हमारी ए जो मैट्रिक्स है वो बनेगी यहाँ पर m क्रॉस n की, तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी किस साइज की बनेगी, इसका साइज क्या होगा, इसका हो जाएगा m क्रॉस n प्लस 1। यही पॉसिबिलिटी। हाँ जी, अब हमने जो रो रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट फॉर्म डिस्कस किया था उसमें क्या डिस्कस किया था कि जो मैक्सिमम रैंक है या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ पाइवोट कॉलम्स या मैक्सिमम नंबर ऑफ पाइवोट एलिमेंट्स एक मैट्रिक्स में कितने हो सकते हैं, मिनिमम ऑफ m एंड n। ये m और n में से जो मिनिमम है वही हमारी मैक्सिमम पॉसिबल रैंक हो सकती है, क्योंकि जब हम सारी ऑल्टरेशन कर लेंगे, रो ऑपरेशंस लगा के RRF में कन्वर्ट करेंगे और देन कॉलम ऑपरेशन लगा के हम सिर्फ उसमें मैक्सिमम जो मिनिमम है, जैसे यहाँ पर n है तो मैक्सिमम n क्रॉस n की आइडेंटिटी ही हमें वहां पर दिखेगी। ठीक है, उससे बड़ी आइडेंटिटी हम नहीं बना पाएंगे। तो इस केस में हमारी जो रैंक है वो मैक्सिमम रैंक ऑफ ए कितनी हो सकती है, सिंस m इज ग्रेटर देन n, मिनिमम क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। सो रैंक ऑफ ए जो है वो n हो सकती है या n से कम हो सकती है। ठीक है, ए की रैंक की बात कर रहे हैं हम। हाँ जी, ए की रैंक की बात कर रहे हैं। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक, हमने कल ये चीज डिस्कस की थी कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की जो रैंक है वो बड़ी होगी, ज्यादा होगी या बराबर होगी किसके, रैंक ऑफ ए के। और कितने का अंतर हो सकता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक में और ए की रैंक में, सिर्फ एक का अंतर हो सकता है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या, एक कॉलम ऐड कर दिया तो हो सकता है एक पाइवोट एलिमेंट और ऐड हो जाए। ठीक है, तो सिर्फ एक का ही डिफरेंस होगा, यानी अगर रैंक ऑफ ए प्लस 1 जो है वो अपर बाउंड हो जाएगा हमारा रैंक ऑफ ए बी यानी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के लिए, और लोअर बाउंड हमारा रैंक ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है, मतलब रैंक ऑफ ए और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही नंबर का डिफरेंस हो सकता है, एक ही पाइवट एलिमेंट या पाइवट कॉलम का डिफरेंस हो सकता है, कि जो लास्ट वाला हमने कॉलम ऐड किया है, बी कॉलम जो हमने अटैच किया है ए के साथ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में, उसमें पाइवट आ जाए, तब रैंक बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी आई कि रैंक ऑफ ए जो है वो लेस देन इक्वल्स टू एन है। तो यहाँ पर हम दो केस लिख लेते हैं, रैंक ऑफ ए जो है वो अगर इक्वल्स टू एन है, यहाँ पर दूसरा केस कि रैंक ऑफ ए जो है वो लेस देन एन है। ठीक है, अब रैंक ऑफ ए अगर एन है, इसका मतलब क्या हुआ,
हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स कितने थे, n थे। रैंक ऑफ ए क्या है, n है। रैंक ऑफ ए कैसे बताते हैं हम RREF से, रैंक ऑफ ए बताते हैं हम नॉन जीरो रोज से, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन आर RREF, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ पाइवट कॉलम्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, रैंक n है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास नंबर ऑफ पाइवट कॉलम्स कितने हैं, n है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास n ही तो कॉलम थे, सारे के सारे क्या बन गए, पाइवट कॉलम बन गए। मतलब हर एक कॉलम में क्या आ रहा है, पाइवट एलिमेंट आ रहा है। ठीक है, हर एक कॉलम में पाइवट पोजीशन आ रही है। यहाँ से हमने क्या पढ़ा था कि अगर वहां पर पाइवट पोजीशन है हर एक कॉलम में, इसका मतलब क्या है कि सारे के सारे कॉलम्स जो हैं ओरिजिनल मैट्रिक्स के, वो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और हमने कल की क्लास में ये देखा था कि जो जो कॉलम में पाइवट है, या फिर हम जो जो कॉलम पाइवट कॉलम बन रहा है, उस कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग जो हमारा वेरिएबल होगा, वो हमारा क्या बन जाता है, बेस वेरिएबल बन जाता है, बेस वेरिएबल बन जाता है। ठीक है, यहां तक बात। तो यहाँ पर हमारे पास n कॉलम्स थे, यानी n वेरिएबल्स थे, और हमारे पास पाइवट कॉलम्स भी n ही बन गए, मतलब सारे के सारे पाइवट कॉलम्स बन गए। मतलब हमारे सारे वेरिएबल्स क्या हैं, बेस वेरिएबल है। मतलब कि यहाँ पर बेस वेरिएबल n है और फ्री वेरिएबल एक भी नहीं है, फ्री वेरिएबल 0 है। ठीक है, अब हम क्या बोल रहे हैं कि हर एक कॉलम हमारा पाइवट बन गया, तो हमारा जो रैंक है ना, वो फुल कॉलम रैंक है, क्योंकि हर एक कॉलम में एक नॉन जीरो एंट्री आ रही, किसी रो की नॉन जीरो एंट्री, फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री आ रही है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फुल कॉलम रैंक अगर लिख के दे दे तो उसका मतलब भी यही होगा कि उसके सारे कॉलम्स पाइवट कॉलम्स बन रही हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर रैंक जो है वो n है। इसका मतलब क्या होगा कि n कॉलम्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है और n ही रोज जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब यहाँ पर क्या था कि हमारे पास R1 थी, R2 थी और Rm थी। यहाँ पर हमारे पास कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3 है और कॉलम n है। हमें पता है कि जो Rm मतलब m जो है वो n से बड़ा है, मतलब हमारे पास रोज ज्यादा है। तो अगर मैं n कॉलम्स एंड देन n रोज काउंट करूं, तो वो हमारे पास एक आइडेंटिटी बना देंगे RREF में। ठीक है, ये बाकी जो रोज बचेंगी वो हमारी कैसी दिखेंगी, 0 रोज दिखेंगी, क्योंकि उनमें पाइवट आ गया तो पाइवट कॉलम आना चाहिए। पाइवट कॉलम कहाँ से लाएंगे, सारे कॉलम्स तो पाइवट पहले ही बन चुके हैं, n रोज तक बन चुके हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो m माइनस n रोज हैं, m माइनस n रोज हैं, वो क्या होंगी, 0 होंगी, रोज 0 रोज होंगी। किसमें बात कर रहे हैं हम, ए की RREF में बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर हमारा जो RRF हमने डिस्कस की थी, वहां पर एक चीज हमारी बतानी रह गई थी कि कोई भी r jth रो है, तो उसमें जो मिनिमम पोजीशन है ना पाइवट की, वो डायगोनल पोजीशन jth पोजीशन ही है। उससे पहले हमारे पास r jth रो में पाइवट एलिमेंट नहीं आ सकता, उसके आगे ही आएगा। ठीक है, मतलब R2 में कॉलम 1 में पाइवट नहीं हो सकता। मिनिमम पोजीशन है कि वो कॉलम 2 में होगा, फिर कॉलम 3 में भी हो सकता है, कॉलम 4 में भी हो सकता है, आगे कहीं भी हो सकता है। अगर हम R4 की बात करें तो उसमें कॉलम 1 में भी नहीं हो सकता, कॉलम 2 में भी नहीं हो सकता, कॉलम 3 में भी नहीं हो सकता। मिनिमम पोजीशन है कि कॉलम 4 में ही हो सकता है, उसके आगे फिर कहीं भी हो सकता है। ठीक है, डाउनवर्ड स्टेयरकेस फॉलो करना चाहिए ऊपर वाले पाइवट एलिमेंट्स के साथ। ठीक है, तो हम यहाँ पर कहाँ बात कर रहे थे कि जो हमारी RREF दिखेगी इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स A की, उसमें नीचे वाली जो हमारी m माइनस n रोज है, वो क्या दिखेंगी, हमारी 0 रोज की तरह दिखेंगी। ठीक है, अब ये जो है ये 0 रोज है, और अगर मैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाती हूँ तो क्या करती हूँ, A के साथ B भी अटैच कर देती हूँ, देन इसको मैं RREF में कन्वर्ट करती हूँ। तो हमने पिछली क्लास में ये ऑब्जर्व किया था कि जब हम इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को RREF में कन्वर्ट करते हैं,
तो इसके जो इधर वाली है वो किसकी RRF बनती है, ए की RRF बन जाती है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि m माइनस एन रो जीरो, मतलब यहाँ पर हमारी क्या है, इस तरफ हमारी 0 रोज आ रही होंगी। ठीक है, तो इन 0 रोज के लिए, इस रो के लिए क्या पॉसिबिलिटी बन जाती है कि इस कॉलम में क्या आ जाए, पाइवोट आ जाए, फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री आ जाए। ठीक है, तो इस कॉलम में हमारे पास क्या आ जाए, पाइवोट आ जाए। अब इस कॉलम में पाइवोट आ गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर हम इस पूरी मैट्रिक्स में देखो तो एक नॉन जीरो रो बढ़ जाएगी, एक नॉन जीरो रो बढ़ जाएगी। तो उस केस में हमारे पास क्या केस आ जाता है कि रैंक ऑफ ए बी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो है वो बड़ी हो जाती है रैंक ऑफ ए से। ठीक है, एक बढ़ जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास नो सोल्यूशन या इनकंसिस्टेंसी का केस भी पॉसिबल है इस केस में। ठीक है, अच्छा, अब हम सारे केसेस एक बार लिख लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अगर हमारा सिस्टम जो है वो होमोजीनियस है तो हम फर्स्ट कंडीशन लेकर चलते हैं कि हमारा सिस्टम जो है वो क्या है, होमोजीनियस है। इसका मतलब क्या है, ए एक्स इज इक्वल्स टू जीरो टाइप का हमारे पास सिस्टम है, यानी कि बी जो है हमारा वो जीरो कॉलम मैट्रिक्स है। तो जब होमोजीनियस सिस्टम होता है तब हम ए से ही क्यों बातचीत कर लेते हैं, ए से बातचीत हम सिर्फ इसलिए कर पाते हैं क्योंकि जब हम इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे, यानी ए बी बनाएंगे, मतलब बी अटैच करेंगे, तो बी तो पूरी जीरो ही है, यहाँ तो जीरो ही है। तो यहाँ तो हम कोई भी रो ऑपरेशन लगाएंगे, जैसे इसको रो रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, तो यहाँ पर तो कभी भी नॉन जीरो एलिमेंट बन नहीं सकता, बन नहीं सकता। तो ए पर ही सारी बातचीत हमारी डिपेंड कर जाती है। यहाँ पर जो है पाइवोट एलिमेंट बन नहीं सकता, इसका मतलब रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और रैंक ऑफ ए कभी भी डिफरेंट नहीं हो सकते, कब, होमोजीनियस सिस्टम में। और इसीलिए हम बोलते हैं कि होमोजीनियस सिस्टम क्या होता है, हमेशा क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, पिछली क्लास में इसको हमने अलग एस्पेक्ट से देखा था, यहाँ आप इसको ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो, अगर हमारे पास होमोजीनियस सिस्टम है तो हमें पता है कंसिस्टेंट तो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आती है, हम क्या लेकर चल रहे हैं कि हमारे पास फुल कॉलम रैंक है, मतलब कोई भी फ्री वेरिएबल नहीं है। अगर फ्री वेरिएबल नहीं है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यूनिक सोल्यूशन आ जाएगा। फ्री वेरिएबल ही तो कारण बन रहा था ना, पिछली वीडियो में हमने बताया था कि अगर फ्री वेरिएबल आ रहा है तो हमारे पास इनफाइनाइट सोल्यूशन बन जा रहे हैं, हमारे पास नॉन जीरो सोल्यूशन भी आ जा रहे हैं ए एक्स इज इक्वल्स टू जीरो के सोल्यूशन सेट में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि इस केस में, जहां पर ये पूरा केस हम लेकर चल रहे हैं ऊपर से, कि रैंक ऑफ ए एग्जैक्टली एन आ रही है, मतलब रैंक ऑफ ए एग्जैक्टली नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर आ रही है, मतलब सारे वेरिएबल्स बेस वेरिएबल है, तो सबकी हमारे पास यूनिक वैल्यू निकल जाएगी। तो हमारे पास यूनिक सोल्यूशन का केस बनता है जब हम होमोजीनियस सिस्टम लेकर चलेंगे इसमें। नेक्स्ट, इसमें दूसरा केस क्या बनता है हमारे पास, नॉन होमोजीनियस सिस्टम का, नॉन होमोजीनियस सिस्टम, यानी कि ए एक्स इज इक्वल्स टू बी वेर बी इज नॉन जीरो। जब हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास भाई, क्योंकि यहाँ पर नो सोल्यूशन का केस बनेगा, ऑब्जर्व किया था ना अभी अभी हमने, बी में पाइवोट बन सकता है क्योंकि बी हमारा यहाँ पर नॉन जीरो है। रो ऑपरेशंस लगाएंगे तो ऐसा हो सकता है कि जो m माइनस एन नीचे हमारी ए की रो रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म में m माइनस एन रो जीरो आ रही थी, उनकी फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री यहाँ बी वाले कॉलम में आ जाए जब हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को करेंगे तो। ठीक है, तो यहाँ पर नो सोल्यूशन का केस बन जाएगा। तो यहाँ पर अगेन यही चेक करेंगे कि रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो है वो अगर रैंक ऑफ ए के बराबर है और जो n है, जो हम यहाँ पर n लेकर चल रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यूनिक सोल्यूशन आ जाएगा। और हमारी अगर रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो है वो बड़ी है रैंक ऑफ ए से, यानी n से बड़ी है, तो बेसिकली n प्लस वन अगर है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नो सोल्यूशन का केस बन जाएगा। ठीक है, देखो
जब हम ये डिसाइड कर लेते हैं ना कि हमारे पास फुल कॉलम रैंक है, मतलब हर एक वेरिएबल हमारा बेस वेरिएबल बन रहा है, कोई भी फ्री वेरिएबल नहीं है, और फ्री वेरिएबल ही कारण बनते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन के। तो जब हम ये कंक्लूड कर पा रहे हैं कि फ्री वेरिएबल नहीं है, तो इसका मतलब इसमें आप कोई भी सोल्यूशन सिस्टम ले आइए, चाहे होमोजेनियस सिस्टम ले आइए चाहे नॉन होमोजेनियस सिस्टम ले आइए, कभी भी इनफाइनाइट सोल्यूशन नहीं आ सकते। ठीक है, इस तरह के सिस्टम में कभी भी इनफाइनाइट सोल्यूशन नहीं आ सकते, हमेशा क्या होंगे, यूनिक सोल्यूशन होंगे। ठीक है, क्योंकि जो वजह है इनफाइनाइट सोल्यूशन की फ्री वेरिएबल वो नहीं आ रहा है, इसमें सारे बेस वेरिएबल है, सबकी हम यूनिकली वैल्यू निकाल पाएंगे। अब इसका दूसरा केस क्या कह रहा है कि रैंक ऑफ ए जो है वो स्ट्रिक्टली लेस देन एन है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास सेम चीज, हमारे पास कॉलम्स कितने थे, एन, रैंक ऑफ ए क्या आ रही है, स्ट्रिक्टली लेस देन एन आ रही है, मतलब हमारे पास एक कॉलम ऐसा है जो पाइवट कॉलम नहीं बन रहा है। रैंक ऑफ ए कहाँ से निकालते हैं, पाइवट कॉलम, नंबर ऑफ पाइवट कॉलम हमें क्या दे देंगे, रैंक दे देंगे। हम बोल रहे हैं लेस देन एन है, इसका मतलब क्या है, हमारे पास एक कॉलम ऐसा मिलेगा जो पाइवट कॉलम नहीं बनेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास कॉलम मिल गया जो पाइवोट नहीं है, तो मतलब उसके कोरस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल होगा वो क्या बन जाएगा, फ्री वेरिएबल बन जाएगा। तो इस केस में हम ये कंफर्म कर पाएंगे कि हमारे पास एक फ्री वेरिएबल जरूर होगा, एटलीस्ट वन होगा, ज्यादा भी हो सकते हैं, जितनी रैंक कम करते जाओगे उतनी फ्री वेरिएबल बढ़ जाएंगे। सपोज इसकी रैंक जो है वो हमारी आ गई n-1, तो हमारे पास एक फ्री वेरिएबल है। अगर हमारे पास रैंक आ गई n-2, यानी हमारे पास दो कॉलम्स ऐसे जहां पर पाइवोट नहीं आ रहा, टोटल कॉलम कितने थे n, और रैंक कितनी आ रही है, मतलब पाइवोट कॉलम कितने बन रहे हैं n-2, मतलब दो कॉलम ऐसे हैं जो पाइवोट नहीं बन रहे, तो उनके करस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल है वो हमारे क्या बन जाएंगे, फ्री वेरिएबल बन जाएंगे। तो रैंक ऑफ ए अगर n-2 आ रहे तो फ्री वेरिएबल्स 2 आ जाएंगे। ठीक है, तो रैंक ऑफ ए अगर लेस देन एन है तो हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि उसमें एटलीस्ट वन फ्री वेरिएबल होगा। और जैसे ही फ्री वेरिएबल हम कंफर्म कर देंगे तो उसका सोल्यूशन आप कभी भी निकालोगे तो वो क्या आएंगे, हमेशा इनफाइनाइट सोल्यूशन आएंगे। इस केस में कभी भी यूनिक सोल्यूशन नहीं आएगा, इस केस में कभी भी यूनिक सोल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें अगेन देखेंगे, होमोजीनियस सिस्टम अगर हमारे पास है या नॉन होमोजीनियस सिस्टम हमारे पास है, नॉन होमोजीनियस सिस्टम। अगर हमारे पास होमोजीनियस सिस्टम है, होमोजीनियस सिस्टम ऑलवेज कंसिस्टेंट हो जाते हैं, मतलब सॉल्यूशन तो होगा, सॉल्यूशन तो होगा। और यहाँ पर सॉल्यूशन होने के बाद कौन सी पॉसिबिलिटी, सिर्फ इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने की पॉसिबिलिटी, यूनिक सॉल्यूशन होने की पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो यहाँ पर ax=0 के पास क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि हमारे पास फ्री वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा था। ठीक है, और अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपकी जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है उसकी रैंक जो है वो रैंक ऑफ ए के बराबर आएगी, लेकिन वो एन से छोटी होगी, रैंक ऑफ ए एन से छोटी होगी। तो जब हमारे पास ये कंडीशन आती है तो हमारे पास इनफाइनाइट सोल्यूशन बनते हैं। ठीक है, एन क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल बोल सकते हो या नंबर ऑफ कॉलम बोल सकते हो, जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है ए है उसकी। ठीक है, अब हम बात करते हैं नॉन होमोजेनस सिस्टम। ये कंडीशन कभी भी आते ना तो हमारे पास इनफाइनाइट सोल्यूशन आएंगे, अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं तो सोल्यूशन एग्जिस्ट कर जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि ये जो कंडीशन ये किसकी है, कंसिस्टेंसी की कंडीशन है। ठीक है, तो अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन बन रही है तो वो क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट सोल्यूशन की कंडीशन हो जाएगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं नॉन होमोजेनस सिस्टम की, यानी ax=b वेयर b इज नॉन जीरो। b नॉन जीरो है और a हमारे पास m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, जिसमें रैंक ऑफ a, जब हम मतलब a को रो रिड्यूस्ड एक्लेन फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो क्या आ रही है, लेस देन n आ रही है। तो यहाँ पर भी लेस देन n आ रही है, मतलब फ्री वेरिएबल तो होगा, फ्री वेरिएबल होगा, मतलब हमारे पास सोल्यूशन अगर हुए तो इनफाइनाइट होंगे, वरना तो नहीं होंगे। तो क्या नहीं होंगे वाला केस है इसमें, हाँ है, क्योंकि रैंक जो है वो n से भी कम है। तो अब यहाँ पर जो हमने बनाया था m-n रोज जो थी वो हमारी 0 थी, क्योंकि रैंक n थी। अब अगर रैंक ऑफ ए हमारी n से कम है
तो यहाँ पर नीचे वाली जो जीरो रो होंगी वो m माइनस एन से ज्यादा होंगी। नंबर ऑफ जीरो रो जो होगा वो m माइनस एन से ज्यादा होंगी। तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है कि ये जो ए की रो रिड्यूस्ड एक्लेन फॉर्म में जीरो रो दिख रही है, जब हम इसके साथ बी अटैच कर दें तो वहां पर हमारे पास इन फर्स्ट इस रो का जो है फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री आ जाए। तो बी हमारा क्या बन जाएगा, पाइवट कॉलम बन जाएगा। और जैसे ही बी पाइवट कॉलम बना तो हमारी क्या हो गई, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक बढ़ गई। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक बढ़ गई मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंसी का कंडीशन हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या चेक करेंगे कि रैंक ऑफ ए बी, अगर रैंक ऑफ ए के बराबर है और वो लेस देन एन है तो हमारे पास क्या आ जाएगी, कंसिस्टेंसी आ जाएगी। और कंसिस्टेंसी आ गई तो मतलब हमारे पास इस केस में क्या हो गया, सिर्फ इनफाइनाइट सोल्यूशन ही पॉसिबल है, यूनिक सोल्यूशन पॉसिबल है नहीं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास फ्री वेरिएबल कंफर्म मिलेगा। और यहाँ पर अगर हमारी रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो रैंक ऑफ ए के बराबर नहीं आई है, मतलब रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ज्यादा है रैंक ऑफ ए से, तो हमारे पास यहाँ पर इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी, मतलब नो सोल्यूशन। अच्छा, ये चीज मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस की थी कि जब हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होती है और बी में पाइवट आ जाता है तो बेसिकली होता क्या है, क्यों आ जाती है इनकंसिस्टेंसी, क्योंकि ये चीज हमने कैसे देखी थी, लीनियर कॉम्बिनेशन से देखी थी। ठीक है, ध्यान है आपको। हमने जब RRF पढ़ा था तो उसमें लास्ट में रैंक हमने देखी थी। तो जो जिन जिन कॉलम में पाइवट एलिमेंट आता है, जो पाइवट कॉलम बनते हैं वो आपस में क्या होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो अगर बी में पाइवट आ गया तो बी जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, उसको उसके प्रीवियस के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिखा जा सकता। मतलब बी जो है वो कॉलम स्पैन में नहीं जा रहा है, किसके, ए के। अगर नहीं जा रहा है तो वो सोल्यूशन नहीं आ रहे हैं, मतलब हम x1 x2 x3 नहीं ढूंढ पा रहे हैं सच दैट ये उसके कॉलम स्पेस में चला जाए। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट केस आता है हमारे पास, जब हमारे पास इसका दूसरा क्या होगा, जब हमारे पास नंबर ऑफ इक्वेशंस जो हैं वो कम हो नंबर ऑफ वेरिएबल्स से, नंबर ऑफ वेरिएबल्स से। तो अब इसमें देखते हैं नंबर ऑफ इक्वेशन यानी m जो है वो कम है नंबर ऑफ वेरिएबल यानी n से। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ रोज जो होंगी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स में, नंबर ऑफ रोज इन ए जो होगा वो लेस देन होगा नंबर ऑफ रोज इन कॉलम से, इन नंबर ऑफ कॉलम सॉरी नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए। अच्छा, हमने क्या देखा था RRF निकालते वक्त कि मैक्सिमम आइडेंटिटी कितने की जा सकती है RRF में, मिनिमम ऑफ m एंड n। इसका मतलब, और वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, रैंक रिप्रेजेंट कर देगा। तो रैंक ऑफ ए जो है वो क्या हो जाएगी, लेस देन m, लेस देन इक्वल्स टू m यहाँ पर हो जाएगी, क्योंकि मिनिमम ऑफ m एंड n क्या आ जाएगा हमारे पास, m आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसके में दोबारा से हमारे पास क्या आ गए, दो केसेस आ गए। पहला केस कि रैंक ऑफ ए जो है वो एग्जैक्टली m हो जाए, दूसरा केस है कि रैंक ऑफ ए जो है वो लेस देन m हो जाए। रैंक ऑफ ए जो है वो m के बराबर है, m क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ रोज है। यानी कि रैंक ऑफ ए और क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास रोज कितनी है, m है, सारी की सारी क्या है, नॉन जीरो, क्योंकि रैंक क्या है, m है, सारी की सारी नॉन जीरो, मतलब हर एक रो में पाइवोट आ रहा है। सबसे पहली कंडीशन तो क्या होगी, एवरी रो इन RREF ऑफ ए, या फिर REF भी लिख सकते हैं, ऑफ ए इज नॉन जीरो, क्या होगी, नॉन जीरो होगी। दूसरी कि हर एक रो में, एवरी रो ऑफ ए, REF में कन्वर्ट करने के बाद हम बात कर रहे हैं, हैज पाइवोट एलिमेंट,
हर एक रो में पाइवट एलिमेंट है। तो जब हमारी रैंक ऑफ ए जो है वो नंबर ऑफ रोज के बराबर हो जाती है तो हम क्या कहते हैं, फुल रो रैंक कहते हैं, फुल रो रैंक कहते हैं। मतलब कि क्या हो गया कि सारी रोज फुल हो गई, जो रो रैंक है हमारी वो नंबर ऑफ रोज के बराबर ही होगी, तो फुल रो रैंक कहते हैं इस कंडीशन को हम। ठीक है, अब देखो जो ए था वो इस तरह से था कि उसकी जब हमने रो इक्विवेलेंट फॉर्म निकाली तो सारी रोज जो थी वो नॉन जीरो आ रही थी, यानी कि हमारे पास इसमें भी पाइवोट आ रहा था, हमारे पास इसमें भी पाइवोट आ रहा है और हमारे पास इसमें भी पाइवोट आ रहा है। तो जब मैं इसके पीछे बी अटैच करूंगी, इसमें नहीं, जब मैं ए के पीछे बी अटैच करके रो इक्विवेलेंट फॉर्म बनाऊंगी तो यहाँ पर भी जो ये वाली होती है वो क्या होती है, ए की ही इक्विवेलेंट फॉर्म होती है बेसिकली जब हम रिड्यूस कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हमें ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो बी कुछ भी हो, बी कुछ भी हो, क्या कभी भी बी में पाइवोट आ सकता है? बी में पाइवोट कब आएगा, कब आएगा? जब ए की रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कोई जीरो आ रही हो, तभी तो उस जीरो रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट बी में होने के चांसेस हैं। पर अगर ऐसा है कि उसकी सारी रोज जो है आर आर एफ में क्या आ रही है, नॉन जीरो आ रही है, तो मतलब पहले ही सारी रोज में पाइवोट आ गया। ठीक है, तो कोई रो में बी में पाइवोट आने के चांसेस है नहीं है। तो ये जो कंडीशन होती है यहाँ पर जब हमारी रैंक ऑफ ए एम हो जाती है या फिर ए हमारा फुल रैंक मैट्रिक्स बन जाती है, तो हम क्या कहते हैं कि इसमें नो सोल्यूशन का केस, नो सोल्यूशन का केस नहीं होता है, कभी भी नहीं हो सकता है। ये हमेशा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, इसमें सोल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करेगा, कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी की हमने पहली कंडीशन क्या पढ़ी थी कि रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो है वो रैंक ऑफ ए के बराबर होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये हमारी आ गई कि अगर रैंक ऑफ ए जो है वो हमारी नंबर ऑफ रोज के बराबर हो जाती है, एम के बराबर हो जाती है, तो इस कंडीशन में भी हमेशा हमारा कोई भी सिस्टम आप बनाएंगे तो वो क्या आएगा, कंसिस्टेंट आएगा। ठीक है, राइट, ओके। तो यहाँ पर हमारा सिस्टम तो हमेशा कंसिस्टेंट होगा। अब देख लेते हैं कि यूनिक सोल्यूशन आ सकता है क्या, या इनफाइनाइट सोल्यूशन ही आएंगे। ठीक है, तो हम क्या लेकर चल रहे थे यहाँ पर कि m जो है वो n से छोटा है, m जो है वो n से छोटा है और रैंक हमारी m है, मतलब जो रैंक है हमारी वो क्या है, n से छोटी है। देखो रैंक ऑफ ए जो है वो हमारी m है और m जो है वो n से छोटा, मतलब रैंक ऑफ ए जो है वो n से छोटी है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास हर एक कॉलम में पाइवोट नहीं आ पा रहा है, कोई तो कॉलम बच रहा है जिसमें पाइवोट नहीं। रैंक ऑफ ए क्या दिखाता है, नंबर ऑफ पाइवोट कॉलम्स, वो n से छोटे हैं, मतलब सारे कॉलम्स जो है वो पाइवोट नहीं बन पा रहे। मतलब कि इस केस में भी ये हम कंफर्म कह सकते हैं कि हमारे पास क्या आएगा, क्या आएगा, नॉन पाइवोट कॉलम्स आएंगे, यानी कि फ्री वेरिएबल आ जाएंगे। कंफर्म है कि यहाँ पर भी फ्री वेरिएबल आ जाएंगे, और अगर फ्री वेरिएबल आ गया तो सोल्यूशन हमारा क्या बनेगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन बनेगा। तो यहाँ पर हमारे पास अगर सोल्यूशन हुआ तो हमारे पास इनफाइनाइट सोल्यूशन ही आ सकते हैं, और सोल्यूशन हमेशा होगा क्योंकि हमने बोल दिया कि सोल्यूशन, नो सोल्यूशन की कंडीशन यहाँ पर बन ही नहीं सकती, सोल्यूशन हमेशा क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमारे पास होमोजेनियस सिस्टम है, ए एक्स इज इक्वल्स टू 0 टाइप का है, तो भी सोल्यूशन होगा, और क्या होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। और ए एक्स इज इक्वल्स टू बी टाइप का है, यानी नॉन होमोजेनियस सिस्टम है, तो भी हमारे पास क्या होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट केस हमारे पास आता है कि अगर रैंक ऑफ ए जो है वो m से कम हो जाए। अब देखो m जो था n से कम था, रैंक ऑफ ए m से भी कम है, तो रैंक ऑफ ए n से कम है, यानी कि हमारे पास नॉन पाइवट कॉलम्स है, नॉन पाइवट कॉलम्स है तो उनके कोरिस्पॉन्डिंग जो हमारे वेरिएबल्स होंगे वो क्या बन जाएंगे, फ्री वेरिएबल्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, फ्री वेरिएबल्स बन जाएंगे। तो इस केस में हमारे पास कंफर्म क्या होगा कि फ्री वेरिएबल्स होंगे।
फ्री वेरिएबल्स होंगे तो मतलब यहाँ पर हर केस में क्या होगा, अगर सोल्यूशन हुए तो इनफाइनाइट सोल्यूशन ही हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या इसमें कंडीशन आ जाएगी नो सोल्यूशन की? क्या ऐसा हो सकता है कि इस केस में नो सोल्यूशन भी हो? देखो, हम क्या बोल रहे हैं कि रैंक ऑफ ए जो है वो एम से कम है। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो सारी रोज है उनमें जब हम ए की रो इक्विवेलेंट फॉर्म निकालेंगे तो पाइवोट नहीं आ पा रहा है, सारी रोज में फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री नहीं आ पा रही है, मतलब कि कोई तो रो है जो पूरी की पूरी जीरो है। और जब हम ए के साथ बी अटैच करके इसकी रो इक्विवेलेंट फॉर्म निकालेंगे, मतलब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रो इक्विवेलेंट फॉर्म निकालेंगे, तो चांसेस है कि ये जो जीरो रो है इसमें जब हम बी अटैच करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाए, एक नॉन जीरो एंट्री आ जाए, मतलब कि इस रो का पाइवोट जो है वो बी में एग्जिस्ट हो जाए। तो बी में एग्जिस्ट होते ही फिर हमारे पास क्या आ जाएगा कि रैंक ऑफ ए जो है वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है वो रैंक ऑफ ए के बराबर नहीं है, तो हमारे पास इनकंसिस्टेंसी या नो सोल्यूशन का केस यहाँ पर एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है, तो आपने एक चीज ऑब्जर्व की कि जब भी आपकी रैंक ऑफ ए जो है वो लेस देन नंबर ऑफ रोज होती है तो हमारे पास इनकंसिस्टेंसी की कंडीशन रहती है, इनकंसिस्टेंसी की कंडीशन रहती है। ठीक है, और जब भी रैंक ऑफ ए हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स या फिर हम कहें नंबर ऑफ वेरिएबल्स से कम रहती है तो हमारे पास हमेशा अगर सोल्यूशन हुए तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन नहीं हो सकती है। ठीक है, ये कुछ रिजल्ट्स ध्यान रखिएगा। तो यहां पर हमारे पास मतलब पॉसिबिलिटी तो है नो सोल्यूशन की, तो हमें देखना पड़ेगा। तो पहले हम देखते हैं होमोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस सिस्टम यानी ए एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, तो ये तो हमेशा कंसिस्टेंट होते हैं, हमेशा कंसिस्टेंट होंगे। इसमें तो बी में पाइवोट कभी भी नहीं आ सकता क्योंकि बी कॉलम पूरा ही जीरो है, उसमें ऑपरेशंस लगाएंगे तो हमारे पास जीरो ही रहेंगे, कभी भी नॉन जीरो एलिमेंट नहीं आ सकता बी में। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे और कैसे होंगे, इनफाइनाइट होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे पास नॉन होमोजीनियस सिस्टम यानी ए एक्स इज इक्वल्स टू बी की। तो इसमें जब हम सोल्यूशन निकालेंगे तो हमें चेक करना पड़ेगा कि रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो है वो अगर रैंक ऑफ ए के बराबर है जो कि लेस देन एम है तो हमारे पास सोल्यूशन आ जाएंगे, सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। और देखो इसमें हमेशा कंसिस्टेंसी नहीं होगी बट इनकंसिस्टेंसी की कंडीशन हो सकती है, पॉसिबिलिटी होगी। ठीक है, तो अगर हमारी ये बराबर है रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के बराबर है तो यानी कंसिस्टेंसी की कंडीशन है, और लेस देन ए है तो हमारे पास लेस देन नंबर ऑफ रोज है एम है तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएंगे, और एम हमारा फर्दर एन से कम, इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएंगे। नेक्स्ट, अगर हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की जो रैंक है रैंक ऑफ ए बी जो है वो बराबर नहीं है रैंक ऑफ ए के तो हमारे पास क्या हो जाएगी, नो सोल्यूशन का केस आ जाएगा, इनकंसिस्टेंसी का केस आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये हमारे पास यहाँ पर हमने बातचीत की कि जब हमारे पास m और n दोनों बराबर नहीं होते हैं, जब हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बने तो हम डिफरेंट केसेस, जब हमारे पास नंबर ऑफ इक्वेशंस ज्यादा है नंबर ऑफ वेरिएबल से, या फिर जब हमारे पास नंबर ऑफ इक्वेशंस कम है नंबर ऑफ वेरिएबल से, तो उनमें क्या क्या केसेस अराइज हो सकते हैं। ठीक है, अब हम एक चीज यहाँ पर जैसे हमने स्क्वायर मैट्रिसेस में देखा था कि जो हमारे बी है इसको हमने क्या देखा था, लीनियर कॉम्बिनेशन में देखा था कॉलम्स के। तो अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि जो कॉलम स्पेस होगा वो हमारा किसका सबसेट होगा और हमारा रो स्पेस जो होगा वो किसका सबसेट होगा। ठीक है, अब हम यहाँ से मैट्रिक्स बनाते हैं एंड देन देखते हैं कि कॉलम स्पेस कहाँ जा रहा है, कॉलम स्पैन कहाँ जा रहा है और रो स्पैन कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या दिख रही है कि m इक्वेशन से यानी हमारे पास m रोज आएंगी, r1 r2 r3 rm।
और हमारे पास n कॉलम्स हैं, यानी कि C1 C2 C3 n कॉलम्स आएंगे। तो हमारी मैट्रिक्स किस तरह की दिखेगी? तो एफिशिएंट मैट्रिक्स हमारी आ जाएगी A11 A12 A13 A1n A21 A22 A23 A2n, और हमारा नीचे जाएगा AM1 AM2 AM3 AMn। ठीक है, अब हमारा जो कॉलम है C1 वो कैसा दिख रहा है हमें? A11 A21 A31 एंड सो ऑन AM1। तो ये हमारा क्या है, इसमें कितनी रोज है? इसमें हमारे पास m रोज हैं और एक कॉलम। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें तो ये हमारा, और हमारी एंट्रीज कहाँ से आ रही हैं? रियल से हम लेकर चल रहे हैं। आप कॉम्प्लेक्स से लेंगे तो कॉम्प्लेक्स से बात करेंगे। एंट्रीज हमारी कहाँ से आ रही हैं? रियल या कॉम्प्लेक्स, जो भी है हमारी फील्ड से आ रही है, जिसके ऊपर हमारा ए डिपेंड हुआ है। ठीक है, तो ये जो C1 है ये किससे बिलोंग करेगा? ये बिलोंग करेगा R क्रॉस R कितने टाइम्स? m टाइम्स। या फिर हम क्या बोल सकते हैं? C क्रॉस C m टाइम्स। जो भी आपकी फील्ड है उसका क्रॉस करना है। ठीक है, पार्टीशन पर रखते हैं। इसमें ऐसे एलिमेंट कैसे दिखते हैं? टपल की फॉर्म में दिखते हैं, राइट? m टपल। हम इनको ऐसे लिख देंगे तो ये टपल बन जाएगा। इन जनरल जब भी हम वेक्टर लिखते हैं Rn के, तो हम उनको क्या लेकर चलते हैं? कॉलम वेक्टर लेकर चलते हैं, यानी उन्हें एज ए कॉलम मैट्रिक्स ट्रीट करके चलते हैं। तो ये जो C1 है ये एक वेक्टर हो जाएगा, किसका? Rm का हो जाएगा। इसी चीज को हम कैसे लिख सकते हैं? Rm लिख सकते हैं। ठीक है, तो C2 वो किसका वेक्टर है? वो भी हमारा Rm का वेक्टर है। ठीक है, जब मैं इस C1 को किसी अल्फा 1 से मल्टीप्लाई करूंगी, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करूंगी, तो मैट्रिक्स जब स्केलर से मल्टीप्लाई होती है, क्या ईच एलिमेंट स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाते हैं? तो अल्फा A1 हो जाएगा, अल्फा A21 हो जाएगा, अल्फा 31 हो जाएगा, अल्फा AM1 हो जाएगा। ये जो है ये भी हमारा कहाँ बिलोंग करेगा? Rm में बिलोंग करेगा। m टपल है। ठीक है, जब मैं ये अल्फा C1 और अल्फा 2 C2 इन दोनों को ऐड करूंगी, सम ऑफ टू कॉलम्स, ये भी कहाँ जाएगा? ये और ये, इनका सम भी कहाँ जाएगा? Rm में ही जाएगा। उसमें भी क्या होंगे? m टपल होंगे। क्यों? क्योंकि जब सम करते हैं तो कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट ही हमारे क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही करके हमने कितने कॉलम है हमारे पास? n कॉलम्स हैं। तो हमारे पास C1 है, C2 है, C3 है, Cn है। और ईच कॉलम के बारे में हम क्या कह सकते हैं? जो Ci है वो हमारा किससे बिलोंग कर रहा है? Rm से बिलोंग कर रहा है। m क्या था हमारे पास? नंबर ऑफ रोज या फिर नंबर ऑफ इक्वेशंस जो हैं हमारे पास। ठीक है, तो इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, मतलब किसी अल्फा से मल्टीप्लाई, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके इनको अगर हम ऐड करेंगे, सारे पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन वो भी कहाँ जाएंगे? Rm में जाएंगे। Rm हमारा क्या होता है? वेक्टर स्पेस होता है। ठीक है, तो C1 C2 C3 अल्फा 4 C4 एंड देन अप टू एंड सो ऑन अल्फा NCn, अल्फा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखें। 0 रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा अल्फा 2। सपोज मैंने अल्फा 1 की वैल्यू 0 रखी है, अल्फा 2 की वैल्यू 1 रखी है, अल्फा 3 की वैल्यू 1 रखी है, और बाकी सारे जो अल्फा बच गए उनकी वैल्यू मैंने 0 रखी है। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा? हमारे पास बन जाएगा अल्फा 2 1 है तो यानी C2 प्लस अल्फा 3 1 है यानी C3। तो ये सिर्फ क्या बन जाएगा? C2 प्लस C3 बन जाएगा। ये भी Rm में जाएगा। देन मैं अल्फा 1 की वैल्यू 1 रख लेती हूँ, अल्फा 2 की 0 रख लेती हूँ, अल्फा 3 की 1 रख लेती हूँ, बाकी सब की 0 रख लेती हूँ। तो क्या बन जाएगा? C1 प्लस C3 बन जाएगा। तो ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज अल्फा 1 डिफरेंट कॉम्बिनेशन लेंगे हम, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n के लिए, और हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट क्या आते जाएंगे? वेक्टर्स आते जाएंगे। कहाँ से? Rm से आएंगे। ठीक है, और फिर हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जब हम ये कलेक्शन लेते हैं अल्फा i
α1 C1, α2 C2 एंड सो ऑन, अल्फा एन सी एन, ये हमारा क्या बनाता है, एक सबस्पेस बना देगा, किसका, आर एम का बना देगा। ठीक है, इसका सबस्पेस बना देता है, आर एम का बना देता है। सबस्पेस करने के लिए क्या क्या होता है, हमारा टेस्ट क्या होता है कि एक तो जीरो वेक्टर उसमें जाना चाहिए, ठीक है, और दूसरा कि अगर u इसमें बिलोंग कर रहा है, v इसमें बिलोंग कर रहा है, तो अल्फा टाइम्स u प्लस v भी इसमें बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों ही यहाँ पर चले जाएंगे। तो हमने यहाँ पर क्या किया, एक ये हमने कॉलम्स लिए, उनका पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन लिए, तो हम इसको क्या बोलते हैं, कॉलम्स लिए, इसलिए ये हो जाएगा कॉलम स्पैन, कॉलम स्पैन। ठीक है, अगर अब हम रोज उठाएं, मैंने R1 उठाई, रो 1 उठाई, कैसी दिख रही है मुझे, A11, A12, A13 एंड सो ऑन A1n। तो ये क्या है हमारे पास, 1 क्रॉस n की रो मैट्रिक्स है। ठीक है, तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर दूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, मेरे पास n क्रॉस 1 का कॉलम वेक्टर बन जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो रो है वो किसका वेक्टर है, किसमें बिलोंग करेगा, n टपल में, n टपल वेक्टर में, यानी आर एन में, अगर हम फील्ड आर ले रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जब हमने जैसे कॉलम का स्पैन किया, वैसे ही अगर हम ए मैट्रिक्स की रोज उठाएंगे और उनका लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे, ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस लेंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, रो स्पैन बन जाएगा, उसे हम क्या कहते हैं, रो स्पैन, और वो भी क्या बनता है, एक वेक्टर स्पेस बनता है। ठीक है, किसका सबस्पेस होता है, आर एन का सबस्पेस होता है। ओके, अब जो हम सॉल्यूशन निकालते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं ना, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे होते हैं हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन में, तो ये एक्स कितने हैं, x1 x2 xn कितने हैं, वेरिएबल्स कितने हैं, उससे डिसाइड होगा कितने वेरिएबल्स हैं, कितने वेरिएबल्स हैं जितने कॉलम्स बने, कितने वेरिएबल्स हैं जितने कॉलम्स बने। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो सॉल्यूशन है एक्स है, एक्स है, वो किस फॉर्म का आ रहा है हमारे पास, n क्रॉस 1 फॉर्म का आ रहा है, राइट। तो ये किसका वेक्टर है, ये हमारा वेक्टर है, कहाँ से आएगा, आर एन से आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसी में किसकी, सॉल्यूशन स्पेस की, वो क्या होता है। तो देखो, हमने ये पिछले वीडियो में भी थोड़ा सा टच किया था कि Ax इज इक्वल्स टू 0 जब हमारे पास होता है, होमोजेनियस सिस्टम जब होता है, तो जो ये सॉल्यूशंस आते हैं, जो जो पॉसिबल वैल्यू आती हैं x की, ये सारी क्या बनाती हैं, एक सबस्पेस बनाती हैं, बोल सकते हैं इटसेल्फ एक वेक्टर स्पेस होती है, एक सबस्पेस बनाती है, किसका बनाएंगी, एक्स में क्या आ रहा है, एन टपल आ रहे हैं, यानी कि आर एन का, तो एक सबस्पेस बनाती है, किसका, आर एन का। सिर्फ होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो एक सबस्पेस बनाता है, सोल्यूशन है, सोल्यूशन ही तो इकट्ठे किए ना हमने सारे, तो ये क्या हो गया, सोल्यूशन स्पेस बोलते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं, सोल्यूशन स्पेस बोलते हैं। या फिर हम क्या कह सकते हैं कि क्योंकि ए को उसमें सॉल्यूशन स्पेस में लाई करने वाले सारे वेक्टर्स क्या कर रहे होते हैं, ए इंटू दोज वेक्टर 0 हो रहा होता है, ए को क्या कर रहे हैं, नल मैट्रिक्स बना रहे हैं, ठीक है ना, नलीफाई कर दे रहे हैं। तो हमने इसको सॉल्यूशन स्पेस को और क्या नाम दे दिया है, नल स्पेस भी नाम दे दिया है, कि ये इस मैट्रिक्स का क्या है, नल स्पेस है, इस मैट्रिक्स का नल स्पेस है। सॉल्यूशन स्पेस या फिर नल स्पेस दोनों एक ही बात है। अब अगर Ax इज इक्वल्स टू 0 की बात करें, तो हमें इसके बारे में क्या पता है कि ये कंसिस्टेंट तो हमेशा होता है, क्योंकि ट्रिवियल सॉल्यूशन जो है हमारा x इज इक्वल्स टू 0 वो इसका सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, 0 तो हमेशा जाता है, हमारा जो सॉल्यूशन का सेट बनेगा उसमें 0 तो हमेशा ही जाएगा। तो अगर हमारा सिस्टम इस तरह का है कि उसके पास यूनिक सॉल्यूशन है, तो उसके सॉल्यूशन स्पेस में या फिर उसका सॉल्यूशन सेट जो होगा, यहाँ पर अब हम स्पेस बात करेंगे, सेट की हम पहले बात कर रहे थे क्योंकि हमें पता नहीं था कि स्पेस बनाएगा या नहीं बनाएगा।
अब हम बोल रहे हैं कि स्पेस बना देता है, ये भी प्रूव करेंगे थोड़ी देर में। अगर ये स्पेस बना देता है तो पहले प्रूव ही कर लेते हैं। अगर स्पेस बनाता है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए कि जीरो इसमें बिलोंग करना चाहिए। हमें पता है कि ए को अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा ही क्या आएगा, जीरो आएगा। तो जीरो हमेशा इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, कि जीरो हमेशा सॉल्यूशन बनेगा, जीरो इस सॉल्यूशन सेट में चला जाएगा। नेक्स्ट, इसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो एस है, सोल्यूशन सेट हम लेकर चल रहे हैं, वो क्या है, नॉन एम्प्टी। नाउ लेट अस सपोज x1 और x2 हमारे जो है वो S में बिलोंग कर रहे हैं, मतलब क्या है, वो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के सोल्यूशन है। सोल्यूशन है इसका मतलब क्या है कि ax1 भी जीरो है और ax2 भी जीरो है। सबस्पेस के स्पेस, सबस्पेस टेस्ट क्या कहता है कि अब हमें क्या चेक करना पड़ेगा, a इंटू अल्फा x1 प्लस x2 क्या आएगा। अब हमें क्या चेक करना है कि अल्फा x1 प्लस x2 भी क्या इसका स्पेस क्या इसका सोल्यूशन बनेगा या नहीं बनेगा, क्या ये हमारे एस में जाएगा या नहीं जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली सॉल्यूशन कब बनेगा, जब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो हम a टाइम्स अल्फा x1 प्लस एक्स्ट्रा x2 देखते हैं कि क्या है। ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, बीच में यहाँ पर एडिशन और यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है, तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। a इंटू अल्फा x1 आ जाएगा प्लस a इंटू x2 आ जाएगा। अल्फा बाहर आ जाएगा, स्केलर से मल्टीप्लाई करें, ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट चीजें हैं, प्लस a x2 आ जाएगा। अब हमें क्या पता है, a x1 भी जीरो है और a x2 भी जीरो है, तो यहाँ पर जीरो रखेंगे, यहाँ पर भी जीरो रखेंगे, तो हमारे पास क्या आ गया, जीरो। मतलब कि ये भी हमारा जो है इसका सोल्यूशन बन रहा है, ax इज इक्वल्स टू जीरो को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये इसमें जा रहा है, मतलब हमारा जो s है वो क्या बन जाएगा, सबस्पेस बन जाएगा। किसका बनेगा, ध्यान रखना, जितने वेरिएबल है, और वेरिएबल कितने, जितनी कॉलम्स बनेंगे। ठीक है, तो आर एन का या फिर आपकी जो भी फील्ड है उसका सबस्पेस बनेगा। ठीक है, हम क्या बात कर रहे थे, जब हमारे पास यूनिक सोल्यूशन आएगा तो हमारे पास क्या आएगा, सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, मतलब जीरो सोल्यूशन है, तो वो क्या हो गया, ट्रिवियल सोल्यूशन है। तो उस केस में जो हमारा एस है वो क्या बन जाएगा, जीरो वेक्टर स्पेस बन जाता है। ठीक है, जब हमारे पास इनफाइनाइट सोल्यूशन का केस आएगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन का केस आएगा, तो उस केस में हमारे पास जीरो के अलावा कुछ नॉन जीरो एलिमेंट भी हमारे पास आते हैं, एन टपल आते हैं नॉन जीरो, सच दैट a इंटू x1 क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन के केस में हमारे पास नॉन जीरो सोल्यूशन भी होमोजेनियस इक्वेशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। अब स्पेस है, स्पेस है तो डायमेंशन होगा कुछ, बेसिस बनेगी कुछ। ठीक है, तो नल स्पेस है तो उसका बेसिस कैसे डिसाइड करेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स देखेंगे, उसमें उसमें कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स आएंगे, और जो हमारी बेसिस है उसी में, उसी की कार्डिनलिटी हमारी क्या बन जाती है, डायमेंशन बन जाती है। अब यहाँ से ये जो हमने इतना कुछ सीखा, यहाँ से आप कैसे बता सकते हो कि इसके नल स्पेस का डायमेंशन क्या होगा, यहाँ से हम नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल से बता पाएंगे। आपके पास जितने फ्री वेरिएबल्स होते हैं वही आपका क्या बन जाता है, डायमेंशन बन जाता है, किसका, नल स्पेस का। ठीक है, नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स किसके बराबर आ जाते हैं, आपके नल स्पेस के डायमेंशन के बराबर हो जाते हैं, जिसको हम नलिटी बोलते हैं। राइट, अच्छा, वापस से जो कॉलम स्पेस है, कॉलम स्पेस है, ये भी तो क्या बनेगा, स्पेस बनेगा। ये आप खुद चेक कीजिएगा कि ये स्पेस बनेगा, वेक्टर स्पेस बनेगा या नहीं बनेगा। जीरो एलिमेंट इसमें चला जाएगा, वो तो चला जाएगा, क्योंकि सारे अल्फा आइज को अगर हम जीरो ले लेंगे तो जीरो एलिमेंट तो पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन में चला जाएगा। ठीक है, बाकी दो एलिमेंट्स आप इससे लेकर चेक कीजिएगा कि उन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन भी इसमें जा रहा है या नहीं जा रहा है। ठीक है, तो कॉलम स्पेस और रो स्पेस दोनों, कॉलम स्पैन और रो स्पैन दोनों ही हमारे क्या बन जाते हैं, वेक्टर स्पेस बन जाते हैं। और इसका डायमेंशन हमें कैसे पता चलेगा, यहाँ से इसका डायमेंशन जो होता है वो किसके बराबर होता है, बेस वेरिएबल्स के बराबर होता है, या फिर हम बोल सकते हैं मैट्रिक्स ए की रैंक के बराबर होता है। क्यों, यहाँ पर तो क्यों का जवाब हम दे सकते हैं, कैसे देंगे, कि जो कॉलम्स हैं
हम देख रहे थे जब हम इस मैट्रिक्स को RREF में कन्वर्ट कर रहे थे, तो जिस जिस कॉलम में पाइवोट आएगा उसकी कोरस्पॉन्डिंग जो कॉलम्स है, पाइवोट कॉलम्स हैं, वो क्या होते हैं, आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो वो जो लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम है वही बेसिस बना देंगे इस कॉलम स्पैन की, इस कॉलम स्पेस की, क्योंकि बेसिस क्या होती है, लार्जेस्ट लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट जो उस पूरे स्पेस को स्पैन कर दे। ठीक है, ठीक है, तो वो जो लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम आएंगे वही हमारा क्या बन जाएगी, बेसिस बन जाएगी। और वो लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम पाइवट कॉलम्स, और वो सब इसके बराबर होता है, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स के बराबर होता है। ठीक है, सिमिलरली आपका रो स्पैन भी जो है उसकी भी जो डायमेंशन है वो हमारी रैंक ऑफ मैट्रिक्स के बराबर ही आती है। ठीक है, क्योंकि रैंक क्या रिप्रेजेंट करती है, लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज भी हम रैंक के जरिए ही बता सकते हैं। ओके, ये हो गया हमारा कॉलम स्पैन, रो स्पैन एंड हमारा सॉल्यूशन स्पेस। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जिससे हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि क्यों हमारा जो सॉल्यूशन स्पेस है इसका डायमेंशन फ्री वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, सपोज ये हमारे पास क्या दे रखी है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए गिवन है, और हम किसके बारे में बात करेंगे, ए एक्स इज इक्वल टू 0 सॉल्यूशन स्पेस के बारे में बात करेंगे। सॉल्यूशन स्पेस कैसे निकलेगा, होमोजीनियस इक्वेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग निकलेगा। तो ए एक्स इज इक्वल टू 0 हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन कंसिडरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या निकालते हैं हम, सबसे पहले इसको रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म या रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, 1 2 3 4 5, ये एज इट इज। नाउ यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि ये रो इसकी माइनस टाइम्स है, तो हम क्या करेंगे, R2 को ऑपरेट करेंगे, R2 माइनस आर सॉरी प्लस R1। ठीक है, तो ये 0, ये भी 0, ये भी 0, ये 0, ये भी 0। नेक्स्ट हमारे पास रो है 2 3 4 5 -1 4 7 10 13। अब हम क्या कर रहे हैं, रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसके नीचे हमारे पास कोई भी नॉन जीरो एंट्री नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर 0 बनाना है, यहाँ पर भी 0 बनाना है, तो हम R3 को ऑपरेट करेंगे कि R3 -2R1, और एंड R4 को ऑपरेट करेंगे R4 -4R1। ठीक है, तो यहाँ आ गया हमारे पास फर्स्ट रो एज इट इज 1 2 3 4 5 0 0 0 0 0। इसका ट्वाइस इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, इसका ट्वाइस इसमें से माइनस करेंगे -1 आ जाएगा, इसका ट्वाइस इसमें से माइनस करेंगे -2 आ जाएगा, यहाँ पर -3 आ जाएगा, और इसका ट्वाइस इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास -11 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका 4 टाइम्स इसमें से माइनस करेंगे, ये 0 हो जाएगा, इसका 4 टाइम्स इसमें से माइनस करेंगे -1 हो जाएगा, इसका 4 टाइम्स इसमें से माइनस करेंगे -2 हो जाएगा, इसका 4 टाइम्स -3 हो जाएगा, इसका 4 टाइम्स यानी 20 इसमें से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, -11। ठीक है, अब हमें क्या दिख रहा है, ये और ये दोनों ही क्या है, बराबर है, तो हम क्या करेंगे, R4 को ऑपरेट करेंगे, R4 -R3। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 1 2 3 4 5 0 0 0 0 0 0 -1 -2 -3 -11, यहाँ बन गया हमारे पास 0 0 0 0। ठीक है, अब हमारा क्या कहते हैं कि 0 रोज जो है वो सारी कहाँ होनी चाहिए, बॉटम में होनी चाहिए। तो हमारे पास क्या आएगा, अब नेक्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरचेंज करना पड़ेगा, किसको, R2 को और R3 को। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 0 -1 -2 -3 -11 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि हमारी दो रोज जो है वो कंप्लीट 0 हैं, और हमारे पास दो ही नॉन जीरो रोज हैं। हमारे पास कितनी नॉन जीरो रोज है, हमारे पास दो नॉन जीरो रो है, तो रैंक क्या बन जाएगी, एक ही हमारे पास 2 बन जाएगी।
ठीक है। पाइवट कॉलम्स कितने बनेंगे, तो हमारे पास C1 जो है वो पाइवट कॉलम है और C2 जो है वो पाइवट कॉलम है, यानी कि X1 और X2 जो है ये हमारे पास क्या है, बेस वेरिएबल है। जबकि हमारे पास जो X3 है, X4 है और X5 है, कितने वेरिएबल्स है, 1 2 3 4 5, जितने कॉलम उतने वेरिएबल, 5 वेरिएबल है। तो हमारे पास 5 में से 3 वेरिएबल्स क्या है, फ्री वेरिएबल्स है। ठीक है। तो हमने क्या देखा था कि चाहे हम ए को एज इट इज ए एक्स इज इक्वल्स टू 0 करें, या फिर हम उसको जब रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास ये जो मैट्रिसेस आती हैं, इक्विवेलेंट मैट्रिसेस आती हैं, इनका क्या रहता है, इनका सोल्यूशन सेम रहता है। सोल्यूशन क्या आएगा, सेम आएगा, सोल्यूशन पर चेंज नहीं होता है। तो अब हम क्या करते हैं, सोल्यूशन तो सेम है, तो इस यहाँ से सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। अब अगर सोल्यूशन सेम है तो हमने इतना काम किया क्यों, ताकि हम आइसोलेट कर सके। ये वाली चीजें 0 हो गई, मतलब ये जो वेरिएबल्स हैं इन इक्वेशन से हमने रिड्यूस कर दिए। ठीक है। अगर लास्ट में यहाँ पर हमारे पास एक बचा तो हम डायरेक्ट निकाल सकते थे X5। ठीक है, बाकी आगे वाले सारे 0 हैं। इस तरह हमारे पास हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स को हमारी जो इक्वेशंस हैं उनको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो चलो क्या करना है, अब हमें यहाँ पर X1 X2 X3 X4 X5 5 है हमारे पास वेरिएबल, इज इक्वल्स टू 0 0 0 0 रखना है। ठीक है। तो यहाँ पर हम इसकी इक्वेशन रखते हैं, तो यहाँ आ जाएगा X1 प्लस 2X2 प्लस 3X3 प्लस 4X4 प्लस 5X5 किसके बराबर है, 0 के बराबर है। देन माइनस X1 माइनस 2X2 माइनस 3X3 माइनस 11X4, सॉरी यहाँ पर X2 है, ये X3 है, ये X4 है और ये X5 है, किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से X2 किसके बराबर आ जाएगा, माइनस 2X3 माइनस 3X4 माइनस 11X5 के बराबर आ जाएगा। और X1 क्या आ जाएगा, X1 आ जाएगा हमारे पास -2X2 माइनस 3X3 माइनस 4X4 माइनस 5X5। अब यहाँ पर X2 की वैल्यू हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा X1 किसके बराबर आ जाएगा, माइनस ट्वाइस ऑफ -2X3 माइनस 3X4 माइनस 11X5 माइनस 3X3 माइनस 4X4 माइनस 5X5। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, सॉल्व करेंगे इसको, 4X3 यहाँ आ जाएगा 6X4, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 22X का X5 माइनस 3X3 माइनस 4X4 माइनस 5X5। ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बन गया, ये 4X3 माइनस 3X3 यानी X3 प्लस 2X4, यहाँ हमारे पास आ जाएगा 17X5। X1 हमारा क्या आ गया, X3 प्लस 2X4 माइनस 17X5। हमारे पास कितने फ्री वेरिएबल्स थे, 3 फ्री वेरिएबल्स थे। कौन कौन से थे, X3 था, X4 था, X5 था। मतलब उनकी वैल्यू जो है हमारी पूरी फील्ड पर वेरी कर सकती है। तो अब हम जनरल सोल्यूशन लिखने की कोशिश करते हैं इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का। ठीक है। तो X1 के लिए हमारे पास क्या आया कि वो X3 प्लस 2X4 प्लस, सॉरी माइनस, माइनस है क्या, प्लस आएगा राइट, प्लस 17X5। ठीक है। और X2 हमारे पास क्या आया, -2X3 माइनस 3X4 माइनस 11X5। ठीक है। और X3 आर्बिट्रेरी है, X4 आर्बिट्रेरी है और X5 भी आर्बिट्रेरी। तो जनरल सोल्यूशन हमारा कैसे दिखेगा, हम ऐसे लिखते हैं X3 प्लस 2X4 प्लस 17X5 माइनस 2X3 माइनस 3X4 माइनस 11X5 X3 X4 X5। अब हम इसको क्या करते हैं, जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनको अलग अलग करते हैं, यानी कि मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, फर्स्ट में हमारे पास X1 वाली जो टर्म है इसमें हमारे पास X3 का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। दूसरे वाले में हमारे पास X3 का कोएफिशिएंट 2 है। यहाँ पर हमें X3 का कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी 0 है। दिस इंटू X3 प्लस
x4 के कोएफिशिएंट इकट्ठे करिए, 2 -3 0 1 0 x4 प्लस यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x5 के कोएफिशिएंट 17 -11 0 0 1 x5। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो कि ये जो वेक्टर्स हैं, ये तीन जो वेक्टर्स आए, जो x3 x4 और x5 के हमारे पास क्या है, कोएफिशिएंट्स आए डिफरेंट वैल्यू ऑफ x1 x2 x3 x4 5 में, जो हमने जनरल निकाली। ये जो वेक्टर है जो आगे आपको तीन दिख रहे हैं, ये क्या है, आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ये आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है। आप देख पा रहे हो यहाँ पर 1 है, ये 1 इनमें से किसी से भी नहीं आ सकता क्योंकि दोनों यहाँ पर 0 है। ये 1 इन दोनों में से नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर इन दोनों के पास 0 है। और ये जो 1 है ये इन दोनों से नहीं आ सकता क्योंकि दोनों के पास यहाँ पर क्या है, 0 है। ठीक है, तो हमारा जो नल स्पेस है ना, वो इन तीनों वेक्टर से जनरेट हो रहा है। इन तीनों वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है। ये x3 r से वैल्यू ले रहा है, x4 r से वैल्यू ले रहा है, ये r से वैल्यू ले रहा है। तो देख पा रहे हो, स्टार्टिंग में हमने लीनियर कॉम्बिनेशन लिया था, लीनियर स्पैन लिया था। ठीक है, वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन इकट्ठे हो गए हमारे इन तीन वेक्टर्स के। ठीक है, और ये तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है, तो ये हमारा क्या बन जाती है, बेसिस बन जाती है। किसकी, नल स्पेस की बेसिस बन जाती है। और बेसिस में कितने एलिमेंट आए, 3 एलिमेंट आए, जो किसके कोरस्पॉन्डिंग थे, हमारे 3 फ्री वेरिएबल्स के कोरस्पॉन्डिंग थे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि इस बेसिस सॉरी इस नल स्पेस का डायमेंशन क्या है, हमारे पास 3 डायमेंशन के। ठीक है, तो ये फ्री वेरिएबल से कैसे रिलेट कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जनरल सॉल्यूशन में जितने वेरिएबल्स आएंगे उतने हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाएंगे, कॉलम्स मिल जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह हमने जो नल स्पेस का डायमेंशन है उसको फ्री वेरिएबल से रिलेट किया है। आपको और किसी टॉपिक पर कोई एक्सप्लेनेशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन में चाहिए हो तो बताइएगा। सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमारा यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट होता है। गुड बाय।